एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, और हम किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट। हमने जो पिछला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था, राइट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सब कुछ सेम रहेगा, रूल्स वही रहेंगे और जो ज्योमेट्रीज हैं, बॉन्ड एंगल्स हैं वो भी वही रहेंगे और रूल्स भी वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। एग्जाम्पल्स चेंज हो जाने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ही चेंज हो जाने हैं। तो सबसे पहले देखें भाई क्या होता क्या है। डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, यानी ऑर्बिटल्स मिक्स होकर आपस में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एस भी मिक्स होता है, पी भी मिक्स होता है, डी भी मिक्स हो सकता है, हमने देखा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन जस्ट अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, राइट। जैसे अगर कहीं पर S और P मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर S के कैरेक्टर भी हैं और P कैरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वहाँ पर वही कैरेक्टर आ जाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हम कहते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम एनर्जी के दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके, हिंदी बोलते हैं पुनर्वितरण करके, नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है और इस प्रकार बने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका शेप, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, क्योंकि वहाँ पर शेप की जो मिक्स हुए ऑर्बिटल्स उनकी आकृति भी मिक्स हुई है, उनका शेप भी मिक्स हुआ है। क्योंकि अगर एस पी मिक्स हो रहे हैं तो एस कैसा होता है? राउंड शेप होता है। पी कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। और उन दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के होने चाहिए और लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम हो या लगभग सेम हो, राइट। अच्छा, अगर आउटर मोस्ट शेल के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी दूसरे शेल के कर लिए, जैसे एक आउटर मोस्ट शेल का ले लिया और एक अंदर वाले शेल का ले लिया। जैसे अगर हम बात करें यहाँ कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट। 1s2 2s2 2p2 होता है, करेक्ट। तो हमने कहा भाई इसका तो हमने P ले लिया सेकेंड शेल का और फर्स्ट शेल का हम S ले लेंगे। हमें इन दोनों की मिक्सिंग करानी है, इन दोनों को हाइब्रिडाइज कराना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, रूल भी हम अभी देखेंगे क्या क्या रूल है, कि एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं तो ऑलमोस्ट लगभग सेम तो होनी ही चाहिए। अगर देखें हम तो ये S तो है लेकिन फर्स्ट शेल का है, ये P है लेकिन सेकंड शेल का है। और अबव प्रिंसिपल से हमें पता चलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, इसी वजह से ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। हाँ, चूंकि ये दोनों एक ही शेल के हैं, सेकंड शेल का S, सेकंड शेल का P, तो ये दोनों आपस में मिक्सिंग कर सकते हैं और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने देखी कि किसी भी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम एनर्जी के दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें, when two or more than two atomic orbitals of same energy of same atom combined with each other to redistribute their energies, the phenomena is called hybridization and the orbitals thus formed are called hybrid orbitals, ठीक है। रूल्स की अगर हम बात करें, क्या क्या रूल होते हैं इसमें? रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स।
देखिए सबसे पहला रूल तो यही है कि भाई जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम एनर्जी के होने चाहिए। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल शुड बी सेम और ऑलमोस्ट सेम। अगर बिल्कुल सेम नहीं है तो लगभग सेम तो होनी ही चाहिए। अगर एनर्जी में डिफरेंस है तो वहाँ मिक्सिंग नहीं होगी, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरा रूल कह रहा है कि भाई जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही एटम के होने चाहिए, सेम एटम हो। आप कहो कि भाई हमने क्या किया कि एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया, इसमें भी क्या है 1s2 2s2 और 2p2 है, करेक्ट। यहाँ पर 1s2 2s2 और यहाँ पर भी चूँकि दोनों का 6 है, यहाँ पर भी 2p2 हो जाता है। आप कहो कि भाई हमने इसका तो S ले लेना है और इसका P ले लेना है, तो ये भी सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल है, इनकी एनर्जी सेम होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्बिटल्स एक ही एटम के होने चाहिए। आप कहो कि एक ऑर्बिटल इसका आउटर मोस्ट शेल का ले लिया हमने, एक इसका ले लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब होता था याद है? ओवरलैपिंग होती थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था कि भाई अलग अलग एटम के होते हैं, वहाँ पर क्या होती थी? ओवरलैपिंग होती थी। ठीक है, यहाँ क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं एक ही एटम के होने चाहिए। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है, थर्ड रूल कह रहा है जो ऑर्बिटल्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के ही होने चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल के ही होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के ही होंगे दोनों, तब जाकर वहाँ पर उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, या फिर उनकी एनर्जी लगभग बराबर ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन की बात की तो 1s2 2s2 और ये 2p2। ठीक है, तो ये और ये तो मिक्स हो सकते हैं आपस में। आप कहो कि ये वाला और ये मिक्स हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं या फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो वहाँ तो क्या होता है? डी भी पार्टिसिपेट करता है। अगर 3D सीरीज़ के ले लें तो वहाँ 4s होता है। ठीक है, तो वहाँ ये D पार्टिसिपेट कर जाता है, ये S कर जाता है और ये 4p भी कर जाता है। इसका मतलब देखो मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। हमने अगर यहाँ पर कोई एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, FeCN6 और ये 3+, ठीक है, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये हमें जहाँ तक है 5th या 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर क्या है? D2sp3। ठीक है, यहाँ कौन है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हम D, S और P की बात करें कहाँ कहाँ से निकलते हैं? देखो भाई यहाँ अगर हम देखें एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है, कोई बता सकता है? 26 होता है। ठीक है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और ये 4s2। आगे अगर जाएंगे तो यहाँ हमें 4p खाली मिलता है। तो यहाँ पर ये वाले ये ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं भाई। ये वाला D 3d 4s और 4p पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो 3 है, ये 4 है, तो ये तो सेम है, ठीक है, 4s 4p, लेकिन ये 3d का ये कैसे पार्टिसिपेट कर गया? तो होता क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी जो S और D ये जो है ना, इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है।
इनकी एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कम होने की वजह से ये भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में और ये भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस तरह से ये 3 के थर्ड शेल का d ऑर्बिटल और फोर्थ शेल का s और p आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। वजह क्या थी? क्योंकि इनमें थर्ड 3d और 4s और 4p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ इनके केस में ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2s और 2p ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1s पार्टिसिपेट नहीं करता। 1s का मतलब है पहले शेल का s सब शेल, ये 2s का मतलब सेकेंड शेल का s सब शेल और सेकेंड शेल का p सब शेल। तो इस वजह से ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स पढ़ रहे थे, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ही भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं। ये एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट हो सकते हैं, यानी खाली हो सकते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं या फिर फुल फिल्ड हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन हो तभी लेंगे भाग वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में, और नहीं हो तभी लेंगे। ऐसा कोई पॉसिबल ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर खाली है तब भी पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फिल्ड है तब भी करेगा पार्टिसिपेट, और अगर फुल फिल्ड है तब भी पार्टिसिपेट करेगा। कहने का मतलब है, देखो अगर हम P की बात कर लें, ठीक है, P ये हमने 3 जगह हमने P बना दिया, करेक्ट। यहाँ पर कुछ इस तरह से P, ये P ऑर्बिटल हमने बना दिया। यहाँ पर हमने इसको वैकेंट रखा, ठीक है। यहाँ पर P ऑर्बिटल वैकेंट है, इसको हमने हाफ फिल्ड कर दिया, दिस इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, एंड दिस वन इज फुल फिल्ड, ये हमने इसको फुल फिल्ड कर दिया, फुल फिल्ड, ठीक है। तो अब ये p ऑर्बिटल को अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना होगा तो इस कंडीशन में भी पार्टिसिपेट करता है, इस कंडीशन में भी कर सकता है, और इस कंडीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो हर कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए अगर कहीं पर ये हुआ, ठीक है, हमने वही फिर से कार्बन ले लिया 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यहाँ पर s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, करेक्ट। तो अगर देखें हम, कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? 4 शो करता है, और वो एक्साइटेड स्टेट में शो करता है। ये ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट में वो 4 वैलेंसी शो कर ही नहीं सकता। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी तरह के एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ से देखो, 2 तो ऑलरेडी थे, यहाँ पर एक जंप करके यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अगर मानो यहाँ sp3 हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 4 नए बन गए, ठीक है, ये 4 नए बन गए, एक ये और 3 ये नए बन के तैयार हो गए। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अब कहाँ आ गए? यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है रूल क्या कह रहा है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम कहीं पुराने घर में रह रहे हैं, ठीक है, और अगर नया घर हमारा बनके तैयार हो जाए तो हम क्या करते हैं?
नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सेम यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स के पुराने घर थे और वो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नए घर में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब 2 बनेंगे नए, अगर 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब 3 नए बनेंगे, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रूल्स थे, इन्हीं रूल्स के बेस पर हमें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये थे रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? sp, हाँ, सेकंड है sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, sp, sp2 और sp3। ठीक है, अब देखो भाई, अगर आपको याद होगा मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ट्रिक आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, याद है कि sp कहाँ होगा, sp2 कहाँ होगा और sp3 कहाँ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, यानी कार्बन, देखो कार्बन क्यों बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देख रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब कार्बन वहाँ मौजूद होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा ये बात सर्वदा सत्य नहीं है कि प्रत्येक कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, अधिकतर होते हैं। अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम मौजूद होते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कार्बन है लेकिन वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर जब कार्बन की चारों वैलेंसी यानी कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। करेक्ट। अब देखो अगर कार्बन कहीं पर एक डबल बॉन्ड से अटैच होगा, अगर कार्बन कहीं पर एक डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कहीं पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन 2 कंडीशन में मिलता है। एक तो आप ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, अगर कहीं कार्बन के आसपास ट्रिपल बॉन्ड दिख गया इसका मतलब वहां sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एक और कंडीशन में मिलता है sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड हो, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही हैं तो वहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरह का कार्बन कहाँ मिलता है? एक बहुत ही मशहूर कंपाउंड है, हम सब जानते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते हैं। उसके लिए CO2 में अगर हम देखें CO2 का स्ट्रक्चर यही होता है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी। sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री होती है। देखो लीनियर का मतलब है रेखीय, देखो सिंगल लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन ये। तो देखो यहाँ पर कार्बन के दोनों ओर क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन पे क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
कई बार तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। जहाँ केमिस्ट्री अगर ठीक ठाक लेवल की पूछी जाती है तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ कई बार पूछा गया है कि CO2 का जो कार्बन है वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। करेक्ट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, तीनों को हम डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल। में एग्जाम्पल से हमें देखना है। पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन को हमें विद एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाना है कि वो कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसकी हमें ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल भी बताना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन हमें करना होता है। तो sp3 की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल के एक s और 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने बनाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं, तब यह प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। 4 ही क्यों बने भाई, क्योंकि एक s है और 3p ऑर्बिटल्स हैं, तो जो नए बने वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है, कार्बन अगर हम ले लें तो ये कुछ इस तरह से, ये टेट्राहेड्रॉन बनके तैयार हो जाता है। अगर हम यहाँ बना के देखें टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरह से, ये कंडीशन कुछ इस तरह से ये टेट्राहेड्रॉन बनके तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यही ज्योमेट्री पाई जाती है, ये टेट्राहेड्रॉन बनता है यहाँ पर, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। और ये सभी जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इनके बीच में जो एंगल होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, जितने भी एंगल बन, चाहे इसके बीच बने, चाहे इसके बीच बने, चाहे इसके बीच बने, सारे के सारे ये बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109.28 मिनट होते हैं। 109 डिग्री 0.28 मिनट इनका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी हमें, और बॉन्ड एंगल कब होगा, कितना होगा, 109.28 मिनट। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया और छोटा एग्जाम्पल CH4 हो जाता है, ठीक है। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो यहाँ हमने ले लिया मीथेन। ये क्या है, मीथेन है। तो देखो भाई क्या होता है, हमेशा याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम में ही फाइंड आउट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम शो करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कौन है सेंट्रल एटम, कार्बन है, राइट। तो हमने कार्बन को उठा के यहाँ लिख लिया। डेफिनेशन हमारी क्या थी कि एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल के एक s और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। चलो भाई, एटॉमिक नंबर 6 हो गया इसका, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। देखो भी बना दिया हमने ये पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखो, ये यहाँ p में 2 ऑर्बिटल्स, यहाँ इसकी ये ग्राउंड स्टेट कहलाई, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं, हिंदी बोलते हैं इनको अनउत्तेजित अवस्था। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। लेकिन कार्बन तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड बना भी रहा है कुछ इस तरह से, 4 ही बॉन्ड बना रहा है। तो हमें पता है, बीबीटी से हमें पता चला था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कि कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो ये दो बैलेंसी शो करे,
लेकिन प्रैक्टिकली ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहाँ चला जाता है? कुछ इस तरह से p ऑर्बिटल में चला जाता है। ये कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अब देखो भाई, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। अब यहीं पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एक s और 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो भाई, 1s है हमारे पास और 3p ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, ये आपस में कुछ इस तरह से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। कितने नए बनेंगे? 4 नए बनेंगे। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए। दे आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर हमारा एक रूल था कि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुँच गया? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। 4 हाइड्रोजन कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल चुके हैं, यानी ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार हैं, रेडी बैठे हैं, कोई आए और इनके साथ शेयरिंग करे और वो कोवलेंट बॉन्ड बना ले। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन भी बना सकता है, कोई और एटम या ग्रुप भी यहाँ आकर शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको शेयर किया और ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी बॉन्ड बना लिया, तीसरा आया और इस तरह से चौथा भी आया और ये चारों के चारों हाइड्रोजन कार्बन के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं और इस तरह से CH4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो, हमने देख लिया कि CH4 में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो हमने देखा था अभी कि CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होगी। सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रॉन बनके तैयार हो जाता है इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो सभी बॉन्ड का 109.28 मिनट होता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे डॉटेड लाइन डाल दें तो एक हमें परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CH4। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CH4। ठीक है, और इस तरह से sp3 को हम विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है।